गुड इवनिंग दोस्तों आज की जो न्यूज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह नेपाल के पर्सपेक्टिव से और ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था न कि चाइना की तरह मजबूत है और न ही भारत की तरह, लेकिन अब नेपाल के जो हालात हैं वह कैसे होने वाले हैं, वह पाकिस्तान की तरह होने वाले हैं, वह पाकिस्तान की राह पर जाने वाला है क्योंकि अब नेपाल को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात चल रही है। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो नेपाल की हालात पाकिस्तान से भी बुरी हो जाएगी। इवन पाकिस्तान के साथ तो उसका एक मतलबी दोस्त यूएसए था जो कि उसकी मदद कर देता था समय समय पर वह किस सेंस में मदद करता था, जब पाकिस्तान उसकी मदद करता था। इसी के कारण यूएसए की असीम कृपा से पाकिस्तान इस समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर है, परंतु जब तक वह ग्रे लिस्ट में था उसके तहत पाकिस्तान ने लगभग 38 बिलियन डॉलर का नुकसान सहा है। और यूएसए ने पाकिस्तान पर कृपा क्यों करी? यूएसए ने पाकिस्तान पर कृपा इसलिए करी उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाने में, क्योंकि पाकिस्तान ने अल जवाहिरी को, जो कि अफगानिस्तान में छुपा था, वह 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था, उसे मरवाने में मदद करी। तब जाके पाकिस्तान की मदद किसने करी? यूएसए जैसी कंट्री ने करी, तब जाके वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। और आपने देखा होगा कि जब तक वह ग्रे लिस्ट में था उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह से चौपट हो गई है। वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो समस्या अब नेपाल के सामने प्रकट हो गई है क्योंकि नेपाल भी अब उसी राह पर चल रहा है। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि यह एफएटीएफ क्या है और उसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है, क्या इसके अलावा भी उसमें कोई लिस्ट है? तो एफएटीएफ, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में करी गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो G7 कंट्री द्वारा की गई थी। G7 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं। आपको याद रखना है 7 कंट्रीज के नाम पूछे जा सकते हैं। तो कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान, फिर है फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली। ये 7 कंट्री जो है मिलकर इसकी स्थापना करी है, ये आपको याद रखना है। आपने देखा होगा कि ये जो सारे ग्रुप हैं वो वही कंट्री हैं जो यूएसए को समर्थित करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब अगर आप यूएसए की तरफ से हैं या यूएसए की बातों या शर्तों को मानते हैं तो आप इस लिस्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा, एफएटीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जब कोई भी दूसरी संस्था जैसे आईएमएफ इत्यादि जैसे संस्था हुई, एडीबी, आपको अगर लोन प्रोवाइड करती हैं तो आप उस पैसों का यूज कहाँ करते हो? कहने का मतलब है आप अगर उस पैसे का यूज अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रोग्रेस करने के लिए लिए हो या जिस कार्य की उन्नति के लिए लिए हो वह कार्य न करके उसके बजाय अगर आप उस पैसे का उपयोग किसी दूसरे चीज़ में करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग में, तो आपको इस लिस्ट में डाला जा सकता है। एफएटीएफ की 3 लिस्ट होती हैं मुख्यतः, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रीन लिस्ट क्या होती है? अगर कोई कंट्री ग्रीन लिस्ट में है तो मतलब परमिट है उसको, मतलब वो किसी भी देश से, किसी भी संस्था से, एडीबी से, मतलब आईएमएफ से, कहीं से भी वो लोन ले सकता है और जो है विश्व उस पर भरोसा कर सकता है, जैसे कि बैंक में होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देती है। तो अगर आप एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट में हैं मतलब आप कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में लोन ले सकते हैं। दूसरा लिस्ट है उसका ग्रे लिस्ट। यह लिस्ट बहुत ही खतरनाक है। इस लिस्ट में उस कंट्री को डाला जाता है जो कि जिस पैसे का उसने लोन लिया है कि हमें लोन दे दीजिए, हम अपनी इकोनॉमी को या गरीबी को दूर करना चाहते हैं, परंतु वह उस पैसे का उपयोग उसमें ना करके टेरर फंडिंग में करते हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण कौन है? पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता था, पैसे ले लेकर और इंडिया में टेररिस्ट भेजता था। उसके टेररिस्ट उस पर भी अटैक करते थे, जिसके कारण उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। उसी के कारण उसकी अर्थव्यवस्था का ये हाल है। कहीं ना कहीं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट ने भी उसकी आज जो हालात है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ग्रे लिस्ट बहुत ही खतरनाक है। ग्रे लिस्ट में अगर आप चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए कि कोई भी अच्छी संस्था आपको लोन नहीं देगी। अगर आपको लोन देगी तो आपका, जैसे बोलते हैं कि कंट्री की इंटीग्रिटी आपको दांव पे लगानी पड़ेगी। अगर आप लोन लेते हो तब अगर कोई दूसरी कंट्री लोन देती है
तो साफ तौर पे कहा जाता है कि कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कंट्री है यह आपको लोन दे ही सकती है। जैसे कि पाकिस्तान हो गई थी, तो पाकिस्तान को लोन देने का कार्य कौन कर रहा था? चाइना कर रहा था, यूएई कर रहा था, परंतु जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वह लोन देने से बच रही थी। एक बार आईएमएफ ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि भाई हम तुम्हें पैसा ही नहीं देंगे, क्योंकि वह उस समय ग्रे लिस्ट में थी। तो पाकिस्तान की हालत ये थी। अब तीसरी लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। यह लिस्ट बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आप इस लिस्ट में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस ग्रे लिस्ट में सम्मिलित हो गए, ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित हो गए, तो आप मतलब कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? तो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इस कंट्री शामिल है। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया और ईरान में हालात कितने गंभीर हैं। वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में तो यूरिया की कमी हो गई है, क्योंकि व्यापार बंद है। आप किसी कंट्री के साथ व्यापार ही नहीं कर सकते हैं अगर ब्लैक लिस्ट में हो तो वह क्या करता है? किसी से व्यापार नहीं कर रहा है, तो कहीं से कुछ भी मंगा नहीं सकता है। तो यूरिया की कमी हो गई है, तो वहाँ पे लोगों से बोल रहा है कि आप क्या करो, टॉयलेट करो और उसको इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और टॉयलेट को इकट्ठा करिए। और क्या करेंगे? उससे हम लोग यूरिया का उत्पादन करेंगे, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा होती है। तो ये हालत हो जाती है दोस्तों अगर ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री चली जाती है। ग्रे लिस्ट का मैंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल बता ही दिया। तो जानने वाली या समझने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में नेपाल का नाम क्यों आ रहा है? आखिर नेपाल ने ऐसा काम क्या किया है? तो देखिए, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि नेपाल जो है इस समय चाइना के प्रति बहुत ही झुका हुआ है। चाइना के प्रति उसका प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता जा रहा है, और यह प्रगाढ़ प्रेम को देखकर यूएसए को अपच हो रहा है। यूएसए कहीं भी देखता है कि चाइना बढ़ोतरी कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर रेल मार्ग बना रहा है। इसके तहत चाइना का उद्देश्य है कि वह पूरी जो विश्व है उसे एक रोड, रास्ते और रेलवे मार्ग के माध्यम से जोड़ दे, ताकि चाइना आसानी से व्यापार कर सके। और इसमें नेपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल ने कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है हमारे यहाँ रेल मार्ग बना सकते हैं। जैसे ही यह बात यूएसए को पता चली तो यूएसए ने क्या करा? वहाँ पर FATF की जांच समिति को भेज दिया, जाइए और पता करिए कि जो वहाँ पर मतलब जो FATF की ग्रे लिस्ट में न आने के लिए जो रूल्स बने हुए हैं, क्या वो रूल्स को फॉलो करता है? कौन? नेपाल। तो अगर दोस्तों अगर बात करी जाए कि FATF की जांच समिति पहुंच चुकी है और जांच करेगी, तो क्या नेपाल इसमें आ सकता है? तो नेपाल के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कारण है क्योंकि इस समय जितने भी जो टेरर आतंकवादी जो मिले हैं कुछ, वह नेपाल में भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आतंकवादी इस समय इंडिया में आ जाते हैं, जो कि स्लीपर सेल्स के माध्यम से रूप में आते हैं, तो वो जो आतंकवादी होते हैं वो किस रूप में आते हैं? वो स्लीपर सेल के माध्यम से आते हैं। और वह कैसे आते हैं? नेपाल मार्ग से इंडिया में आते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि नेपाल से अगर आप इंडिया आते हैं तो वहाँ पर वीज़ा नहीं लगता है, और आप आसानी से नेपाल से इंडिया जा सकते हैं और इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर FATF ने अच्छे से जांच करी तो निश्चित तौर पर यह नेपाल पर खतरा मंडरा रहा है। और जो नेपाल की इस समय कम्युनिस्ट की सरकार है, समर्थित सरकार है, प्रचंड सरकार आई हुई है, वह तो चाइना का मतलब प्रचंड प्रेम बना हुआ है उन लोगों के प्रति। और अगर FATF की जांच समिति ने इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो मैं लिख के देता हूं कि नेपाल की जो हालात होंगे वह पाकिस्तान से भी और बुरे होंगे। इतने ज़्यादा बुरे होंगे कि मतलब वहाँ तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या नेपाल को ग्रे लिस्ट में FATF की डाला जाता है, या फिर इंडिया या फिर कोई ऐसी कंट्री है जो उसे बचा लेता है। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।